हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर 5वीं यूनिट के नोट्स कब उपलब्ध करवाओगे या 5वीं यूनिट कब कंप्लीट करवाओगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में हम 5वीं यूनिट के ही लेसन की बात करेंगे। हालांकि 5वीं यूनिट का जो पहला लेसन है वो है नदी के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा हिमनद के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि मैं पूरे 5 प्रक्रमों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ आपको करवाऊँगा। ठीक है, जिसमें हमारी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ भी शामिल है। उसके अलावा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उसके अलावा तटीय स्थलाकृतियाँ और काष्ठ स्थलाकृतियाँ भी शामिल है हिमनद के अलावा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमनद के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखिए, हिमनद कई सारे कार्य करता है जिसमें अपरदन, निक्षेपण, परिवहन आदि शामिल है। ठीक है, और उसके द्वारा फिर अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों तरह की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हिमनद के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियों वाला लेसन। सबसे पहले हमारा है हिमानी का अपरदन कार्य, यानी कि हिमनद का अपरदन कार्य। हिमानी और हिमनद दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो आप। हिमानी का अपरदन कार्य देखते हैं। हिमानी के अपरदन कार्यों को लेकर कई विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिम अधिकतर भूमि की रक्षा करता है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार हिमानियाँ अपरदन करती है। वास्तव में हिमानियाँ दोनों ही कार्य करती है। जब तक हिम गति नहीं करता है, भूमि की रक्षा करता है, लेकिन जब हिम प्रवाहित होने लगता है तो वो अपरदन करता है। ठीक है, हिमानी मुख्य 3 प्रकार से अपरदन करती है। पहला जो प्रकार है वह है उत्पाटन। ठीक है, तो देखते हैं उत्पाटन क्या होता है। हिमानी की तली में अपक्षय के कारण बने चट्टानों के टुकड़े गतिशील हिम के साथ फंसकर आगे खिसकते रहते हैं। इसे उत्पाटन क्रिया कहते हैं। यानी कि अपक्षय के द्वारा जो टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े हैं, ठीक है, जब वो गतिशील हिम के साथ फंसकर आगे खिसकते रहते हैं या चट्टानों के बड़े बड़े शिलाखंड उखड़ जाते हैं, तो इस क्रिया को उत्पाटन हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपघर्षण। अपघर्षण हिमानी का अधिकांश अपरदन कार्य अपघर्षण विधि से ही होता है। अकेले हिम में अपरदन की अधिक क्षमता नहीं होती। जब इसमें उत्पाटन द्वारा शिलाखंड व कंकड़ पत्थर जुड़ जाते हैं तो घाटी की तली व किनारों को यानी कि पार्श्वों को रगड़ने व खरोंचने लगते हैं। अपरदन कार्य में हिमानी से पिघला हुआ जल भी सहायता करता है। यहाँ पर उत्पाटन का जो इंग्लिश टर्म है वो प्लकिंग है ना, और अपघर्षण का जो है वो अब्रेशन है। ठीक है, तो इंग्लिश टर्म भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। और ये जो डेफिनेशंस है इनकी क्या होता है अपघर्षण, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार आपके जो सेक्शन ए है उसमें 2 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपके 2 अंकों के पूछे जाएंगे। तो इतनी बड़ी डेफिनेशंस या उसके बारे में आपको लिखना अवश्य है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। कम से कम 40 शब्द में उत्तर देना होगा आपको। ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। ठीक है, तीसरी जो क्रिया है वो है सन्निकर्षण। सन्निकर्षण में हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए कंकड़ पत्थर व शिलाखंड आपस में भी रगड़ होने से खंडित होते हैं एवं घिसते हैं। इस क्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। यानी कि अपघर्षण में तो जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो तली को और किनारों को अपरदित करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते। ठीक है, लेकिन सन्निकर्षण में जो कंकड़ पत्थर हैं या खंडित पदार्थ हैं वो आपस में भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं और किनारों को और तली को भी रगड़ खाते रहते हैं या उसको भी रगड़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं। इस कारण से अपरदन की
जो प्रक्रिया है उसको जारी रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं थी यहाँ पर। उत्पाटन मुख्य रूप से हिमनद द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जबकि अपघर्षण और सन्निकर्षण वायु द्वारा और नदी द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ, हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, इरोजनल टोपोग्राफी। ठीक है, तो पहली स्थलाकृति है हमारी यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली। पर्वतीय भागों में हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट तथा चौरस होती है। हिमनदों की ये घाटियाँ अंग्रेजी के यू अक्षर से मिलती है। इस आधार पर इन्हें यू आकार की घाटियाँ कहते हैं। कभी कभी इन घाटियों की सहायक घाटियाँ ऊपर लटकती रहती है। इस तरह की लटकती घाटियों वाली मुख्य घाटी को लटकती घाटी से युक्त यू आकार की घाटी कहते हैं। पर्वतीय उच्च भागों में हिमनद अपनी कोई नवीन घाटी का स्वयं निर्माण नहीं करता है, अपितु पहले से ही नदियों द्वारा निर्मित घाटियों को परिवर्तित व संशोधित करता है। हिमनद के अपघर्षण यानी कि एब्रेशन तथा उत्पाटन यानी कि प्लकिंग की क्रियाओं द्वारा ये घाटियाँ जिनसे होकर हिमनद प्रवाहित होता है कटकर चौड़ी होती रहती है तथा किनारे लंबवत होते जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह की यू आकार की घाटी बनती है। ठीक है, चित्र में आप भली भांति देख सकते हो। ठीक है, चित्र बना भी लेना आप। दूसरी है हमारी मुख्य स्थलाकृति लटकती घाटी यानी कि हैंगिंग वैली। क्या होती है देखते हैं। जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल में उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से इन्हें लटकती घाटियाँ या निलंबित घाटियाँ या बहिर्लंबी घाटियाँ कहते हैं। बहिर्लंबी घाटियाँ कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह का जो शेप होगा वो बनेगा इसमें। ठीक है, ये चित्र भी बना लेना आप लटकती घाटी का। आगे देखते हैं तीसरी स्थलाकृति। तीसरी स्थलाकृति है हमारी हिमग्वर या सर्क। हिमग्वर या सर्क देखते हैं। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्ध वृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। देखने पर सर्क अर्ध गोल रंगमंच के समान लगते हैं। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता जुलता है। सर्क प्राय हिम से भरे रहते हैं। इसी कारण से इन्हें हिमग्वर या हिमागार या हिमगर्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्थलाकृति है हमारी टार्न। देखते हैं क्या होती है टार्न। सर्क की बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टान तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह सर्क की बेसिन में एक शेल बेसिन का निर्माण होता है। जब हिम पिघलकर अदृश्य हो जाती है तो इस शेल बेसिन में जल भर जाता है जिससे एक छोटी झील का निर्माण हो जाता है। इस झील को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे अरेत या तीक्ष्ण कटक। अरेत या तीक्ष्ण कटक पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार गर्त या सर्क एक दूसरे की ओर सरकने लगती है तो उनके मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला होने लगता है। धीरे धीरे पूर्ण विकसित चोटी का निर्माण होता है जिसका ऊपरी भाग अत्यधिक नुकीला होता है। इसका आकार खंगी या आरे के दांतों के समान होता है। इस तरह के नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेत कहते हैं। नेक्स्ट है हॉर्न या गिरिशृंग। हॉर्न या गिरिशृंग जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते जाते हैं तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न
या गिरिशृंग कहते हैं। स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत पर स्थित मैटरहॉर्न इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर हॉर्न का चित्र ये है, यहाँ पर सर्क का चित्र भी है आपके, तो दोनों ही देख लेना, सर्क और हॉर्न। ये तीक्ष्ण कटाक्ष तो हॉर्न है, और ये जो निचला भाग है आराम कुश्ती जैसा, ये सर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है नु नाटक। नु नाटक विस्तृत हिम क्षेत्रों या हिमनदों के बीच ऊंचे उठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, नु नाटक कहलाते हैं। नु नाटक हिम क्षेत्र या हिमनद की विशाल हिम राशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं। इसी कारण से नु नाटक को हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। अधिक अपरदन के कारण नु नाटक अवशेष सेल मात्र ही रह जाता है। कभी कभी घर्षण तथा अपरदन के कारण नु नाटक घिसकर पूर्णतया विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है श्रृंग या पुच्छ। श्रृंग या पुच्छ जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर प्लग या बेसाल्ट के उठे भाग पर स्थित मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपरदन हो जाता है तथा ढाल ऊबड़ खाबड़ तथा खड़ा हो जाता है। ढाल से होकर हिमनद जब बेसाल्ट के उठे भाग या प्लग को पार करके दूसरी ओर उतरने लगता है, तो प्लग के साथ संलग्न दूसरी ओर की मुलायम सेल का कम अपरदन होता है, क्योंकि हिमनद द्वारा सेल को संरक्षण प्राप्त होता है। इस कारण दूसरी ओर का ढाल हल्का तथा मंद हो जाता है। यह हल्का ढाल दूर तक विस्तृत रहता है तथा देखने में बेसाल्ट की ग्रीवा या श्रृंग के पीछे संलग्न एक लंबी पूंछ के समान लगता है। इस तरह बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे भाग को श्रृंग या उनके पीछे वाले भाग को पूंछ कहते हैं। ये यहाँ पर चित्र बना हुआ है श्रृंग पुच्छ आकृति का। ठीक है, तो इसको बना लेना। नेक्स्ट है भेड़ पीठ या रोस मुटोने। भेड़ पीठ सेल या रोस मुटोने हिमानीकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपरदित शिलाएं होती है जो कि दूर से देखने पर कोमल ऊन वाली भेड़ों के समान दिखाई देती है। सन 1804 ईस्वी में डी सासर महोदय ने इस प्रकार के टीलों को रोस मुटोने नाम दिया। हिंदी में इन्हें मेषशिला या भेड़ पीठ सेल कहते हैं। मेषशिला या भेड़ पीठ सेल कहते हैं। हिमनद जब आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में कभी कभी कठोर चट्टानों के टीले पड़ जाते हैं। ये टीले हिमनद के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु हिमनद अपने अपघर्षण द्वारा इन टीलों को अपरदित करके अपना मार्ग बना लेता है। इन टीलों पर जिस ओर से हिमनद बढ़ते हैं उस ओर हिमनद अपघर्षण द्वारा टीले का भाग घर्षित होकर चिकना टीले का भाग घर्षित होकर चिकना तथा हल्के ढाल वाला हो जाता है। परिणाम स्वरूप हल्के ढाल के सहारे हिमनद आसानी से टीले पर चढ़ जाता है, परंतु दूसरी ओर उतरते समय हिमनद द्वारा अपरदन कम होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उतरते समय हिम तथा शिलाखंड का संपर्क सेल से बहुत ही कम रह जाता है, अतः दूसरे ढाल पर उत्पाटन द्वारा खरोंचें पड़ जाती है तथा ढाल तीव्र किंतु उबड़ खाबड़ हो जाता है। इस तरह से चट्टानी टीले का हिमनद के सामने वाला भाग मंद ढाल वाला तथा दूसरा ढाल तीव्र होता है। इस तरह के टीले को भेड़ पीठ सेल कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इस तरह का चित्र बनेगा मेषशिला। नेक्स्ट है हमारा हिमसोपान। हिमसोपान के वृत्ताकार रूप के कारण इन्हें दैत्याकार सोपान कहा जाता है। देखने में ये सोपान इस तरह के लगते हैं, सोपान का मतलब सीढ़ियाँ, है ना। देखने में ये सोपान इस तरह के लगते हैं जैसे कि दैत्यों यानी कि राक्षसों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सीढ़ियाँ हो।
प्रत्येक सोपान की लंबाई कई मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होती है। सोपान एक दूसरे से लंबवत क्लिप द्वारा अलग होते हैं। जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं तो इनसे होकर उतरता हुआ हिमनद सोपानों का निर्माण अपघर्षण तथा उत्पाटन द्वारा करता है। उत्पाटन की क्रिया कगार के पद या आधार के पास होती है, जिस कारण वहां पर लंबवत क्लिप बन जाते हैं। हिम सोपानों में क्लिप के पास सिरे गहरे होते हैं। हिम के पिघल जाने पर इन गर्तों में जल एकत्र हो जाता है तथा छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को पेटरनास्टर झील यानी कि झीलमाला पेटरनास्टर झीलें यानी कि झीलमाला कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हो पेटरनोस्टर झीलें। ठीक है, चित्र बना लेना ये वाला। नेक्स्ट है फियोर्ड। फियोर्ड नेक्स्ट है फियोर्ड। देखिए इसमें उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड एक प्रकार का तट तथा किनारा होता है। फियोर्ड गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं जिनकी दीवारें खड़े ढाल वाली होती है तथा इनमें अनेक सहायक लटकती घाटियां मिलती है। फियोर्ड किनारे के पास अधिक गहरा होता है तथा सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उथला हो जाता है। इसके बाद सागर पुनः गहरा होने लगता है। इस तरह फियोर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है जिसे फियोर्ड का चौकटा कहते हैं। ये आपकी हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ समाप्त होती है। इसके बाद में हमारी हिमानीकृत निक्षेपणात्मक या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ शुरू होती है। तो देखते हैं हिमानीकृत या हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। पहली स्थलाकृति है हमारी हिमौड मोरेंस जिनको बोलते हैं हम। हिमनद अपने साथ बारीक कणों पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता है तो उनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड कहते हैं। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है। हिमोड लंबे लंबे कटक के रूप में निक्षेपित होते हैं। हिमोड मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला अंतिम या अंतस्थ हिमोड, दूसरा पार्श्विक हिमोड, तीसरा मध्यवर्ती हिमोड और चौथा तलीय हिमोड। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ड्रमलिन। ड्रमलिन 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 गोलास्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन का ढाल असमान होता है। इनके मध्य भाग में छोटे छोटे गड्ढे तथा बेसिन पाई जाती है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में यानी कि ग्रुप्स में मिलते हैं। इस कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं, यानी कि इस स्थलाकृति का आकार अंडे की टोकरी के समान होता है। ठीक है ना। ड्रमलिन याद रखना, ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जिसका जिसका आकार या जिसकी संरचना अंडे की टोकरी के समान होती है, उसका नाम है ड्रमलिन। तीसरा है एस्कर। एस्कर तीसरी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है एस्कर। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। एस्कर का विस्तार हिमनद तथा जलधारा की दिशा के समानांतर होता है। अनेक स्थानों पर एस्कर यातायात की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एस्कर का विस्तार घाटी, दलदल, झील तथा ऊंची नीची भूमि में एक कटक के रूप में होता है। अतः इसके सहारे सड़कों तथा रेलों के मार्गों का निर्माण किया जाता है। वास्तव में एस्कर की स्थिति में मार्ग में बांध तथा पुल बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इनकी जो दोनों ओर की ऊंचाइयाँ हैं उन पर वे मार्ग प्रदान करने में सहायक होती है।
नेक्स्ट है हमारे केम। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में हो जाता है। इस तरह के टीलों को केम कहा जाता है। केम के किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। केम की रचना रेत तथा बजरी द्वारा होती है। नेक्स्ट है पांचवा, केटिल तथा हमक। केम के विपरीत केटिल गर्त होते हैं। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है। केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टीले होते हैं जिन्हें हमक कहते हैं। इन टीलों का निर्माण प्राय केम के समान ही होता है। नेक्स्ट है हिमनद अपक्षेप, आउटवाश बेसिन। जब हिमनद का अग्रभाग पिघलता है तो उससे प्राप्त जल सरिता के रूप में आगे बढ़ता है। रास्ते में अंतिम हिमोड़ की स्थिति के कारण समस्त जल हिमोड़ के पीछे एकत्र हो जाता है। जब जल अधिक हो जाता है तो वह हिमोड़ को पार करके दूसरी ओर उतरता है। इस बार जल किसी धारा के रूप में नहीं होता बल्कि विस्तृत रूप में आगे फैलकर चलता है। इस कारण अग्र हिमोड़ का कुछ मलबा हिमोड़ के सामने बिछा दिया जाता है जिससे एक मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान को हिमनद अपक्षेप आउटवाश बेसिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हिमनद कौन कौन से अपरदनात्मक या परिवहन की कार्य करता है, जिसमें हमने 3 कार्य देखे। एक तो उत्पाटन देखा, अपघर्षण देखा और सन्निकर्षण देखा। इसके बाद में हमने हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ देखी और उसके बाद में हमने हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ देखी। ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पेंक तथा ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में हिमचादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया है, यानी कि यूरोप महाद्वीप में 4 हिमयुग रहे। पहला गुंज, दूसरा मिंडल, तीसरा रिस और चौथा उर्म। उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में भी हिमचादर के 4 क्रमिक प्रसारों के प्रमाण मिले, यानी कि उत्तरी अमेरिका में भी 4 हिमयुग हुए। नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोयन और विस्कॉन्सिन। ठीक है, इन चारों हिमकालों के बीच में कुछ हिम अवांतर युग रहे, यानी कि गैप वाले। 2 हिमयुगों के बीच का जो गैप होता है उसको हिम अवांतर कहते हैं। तो जो गैप रहे वो रहे अफ्टोनियन, यारमाउथ, संगमन और फर्स्ट हिमकाल। ठीक है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भविष्य में काम आएगा। ठीक है, ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर नोट्स ठीक ठाक लग रहे हो आपको तो चैनल को शेयर कर सकते हो और अपने छोटे भाई बहनों को चैनल शेयर करके उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो। ठीक है, ताकि उनको लगातार अपडेट मिलती रहे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।